नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ये अपना अवकलन पर 12वां लेक्चर है जिसमें हम समझने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा को कि ये होता क्या है। लेकिन इसे समझने के लिए मैंने जो बातें पीछे पढ़ा रखी है उन्हीं बातों को काम में लूंगा। एक दो बातें हैं उनको मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार और फिर उसके बाद अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है मैक्सिमा और मिनिमा। ग्राफ की मदद से मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूं एक बार उन बातों को जो काम में लेंगे आज हम। दो बातें यहां पर मैं काम में लेने वाला हूं जो मैंने पहले पढ़ा रखी है आपको। एक तो बात जो है वो वक्र के किसी बिंदु का स्लोप निकालना। जैसे कोई बिंदु है P, उसका स्लोप tan थीटा, ये अपने लिखा हुआ है फॉर्मूला। लेकिन एक बार फिर से मैं इसे रिवाइज करवाता हूं। जैसे कोई वक्र हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का ये वक्र है और इस बिंदु का ढाल हमें चाहिए। ये कोई भी बिंदु है, यहां पर मैं इसे A नाम दे देता हूं। तो यदि हमसे पूछा जाए कि A बिंदु का जो ढाल है, स्लोप ऑफ A, वो क्या होगा, तो क्या करेंगे हम? A बिंदु को छूने वाली एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। यह तो मैंने आपको बता ही रखा है कि वक्र के किसी भी एक बिंदु के लिए केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो वक्र के उस बिंदु को केवल स्पर्श करते हुए जाती है, कुछ इस प्रकार। और ये स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती हैं, जैसे मैं इसे मान लूं यहां पर थीटा कोण बना रही है, तो इसका ढाल क्या होगा? स्लोप ऑफ A जो है वो हो जाएगा tan थीटा। जो कोण बनाती हैं उसकी स्पर्शज्या को ही उस बिंदु का ढाल कहते हैं। अब यहां पर इसी तरह से मैं आपसे जानना चाहता हूं, भाई ये एक ग्राफ है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। P बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा ये 30 डिग्री का कोण बना रही है और ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो मुझे आप बताओगे स्लोप ऑफ P क्या है और स्लोप ऑफ Q क्या है। भाई P बिंदु और Q बिंदु का ढाल क्या है, वो किस तरीके से आप यहां पर निकाल सकते हो? तो फॉर्मूला आपके पास है, स्लोप ऑफ P होता है tan थीटा। थीटा क्या है वो आपको पता ही है, स्पर्श रेखा द्वारा धनात्मक अक्ष अक्ष की दिशा के साथ बनाया गया कोण। तो यहां पर स्लोप ऑफ P क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का मान आपको पता है 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3। और इसी तरीके से स्लोप ऑफ Q क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो इसका जो मान होता है वो होता है √3। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चाहो तो आप इसे क्वेश्चन के रूप में लिख लो, क्वेश्चन करके, और ये क्वेश्चन और आंसर जो होगा वो इस प्रकार होगा इसका। ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। तो इस तरीके से वक्र के किसी भी बिंदु का ढाल हम निकाल सकते हैं। एक और बात जो आपको बतानी है, पहले एक और क्वेश्चन अपन इस पर कर लेते हैं। इन्हें भी आप क्वेश्चन के रूप में लिख लेना, ये x और ये y। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं इस बिंदु का ढाल, और इसे मैं नाम दे देता हूं A बिंदु। आपको बताना है स्लोप ऑफ A क्या है। ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, ये B बिंदु है और इस B बिंदु का ढाल आपको बताना है। स्लोप ऑफ B आपको बताना है। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं अभी काम में लेंगे इनको।
इसका ढाल आपको बताना है और इसका ढाल आपको बताना है। क्या करना है, जिस बिंदु का ढाल चाहिए उस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे। उस स्पर्श रेखा द्वारा अक्ष अक्ष के साथ या फिर कहे अक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाया जाता है उसकी स्पर्श ज्या को वक्र के उस बिंदु का ढाल कहते हैं। तो खींच दीजिए इसके लिए स्पर्श रेखा। ए बिंदु के लिए जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जो ए बिंदु को केवल स्पर्श करते हुए जाएगी, कुछ इस प्रकार होगी। और बी बिंदु के लिए इस प्रकार होगी। अब ए बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो अक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रही है। भाई यहां पर यदि हम देखें तो ये तो दोनों समानांतर हैं एक दूसरे के, मतलब जो कोण बन रहा है यहां पर वो है 0 डिग्री। यहां पर भी दोनों समानांतर हैं, मतलब यहां पर भी जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री है। और अब अपन बहुत आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं। इधर हल कर लेते हैं हम इसको। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर वो होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्लोप ऑफ पी वो होता है tan थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो स्लोप ऑफ ए क्या हो जाएगा यहां पर tan, और थीटा का मान यहां पर 0 डिग्री। तो यहां पर आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ ए वो 0 होगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ए बिंदु का जो ढाल है वो 0 होगा। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में स्लोप ऑफ बी हो जाएगा tan, और थीटा का मान यहां पर भी 0 डिग्री, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बिंदु है, ये एक पहाड़ जैसी संरचना आपको दिख रही है, उसका ये शीर्ष बिंदु, और ये एक गर्त जैसी संरचना आपको दिख रही है, इसका ये तल बिंदु। इन दोनों बिंदुओं का जो ढाल है वो 0 होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैं काम में लूंगा मैक्सिमा और मिनिमा, जब समझाऊंगा आपको वहां पर ये चीज काम में आएगी। अब एक और चीज जो मुझे समझानी है आपको वो भी काम में आएगी, और वो क्या है, मैंने आपको जब ये बात समझाई थी कि तात्क्षणिक परिवर्तन की जो दर होती है वो tan थीटा ही होता है, या फिर tan थीटा जो आया था हमारे पास जब मैंने आपको समझाया था y में अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन की जो तात्क्षणिक दर होती है वो tan थीटा हमारे पास आई थी। तो मैं एक बार उस बात को फिर से समझा देता हूं आपको। कुछ इस प्रकार अपन ने लिया था, एक बिंदु P यहां पर लिया था और एक बिंदु Q पहले बहुत दूर लिया था P बिंदु से, फिर एकदम पास अपन ने किया था। और उस कंडीशन में हमारे पास एक बहुत छोटा त्रिभुज बना था, और उस छोटे त्रिभुज की भुजाएं कुछ इस प्रकार बनी थी हमारे पास। ये मैंने पहले समझा रखा आपको, dy और ये dx, ये थीटा। तो यहां से जो tan थीटा हमारे पास निकल करके आया था वो dy बाई dx आया था। और dy बाई dx के वहां पर मैंने 3 मतलब आपको समझाए थे। याद करो, तीसरा लेक्चर जब मैंने लिया था उसमें मैंने आपको बताया था ये चीज। 3 मतलब मैंने आपको बताए थे dy बाई dx के। पहला मतलब y का अक्ष के सापेक्ष अवकलज, दूसरा मतलब इसका y में परिवर्तन की दर अक्ष के सापेक्ष, या फिर y में तात्क्षणिक परिवर्तन की दर अक्ष के सापेक्ष, और तीसरा मतलब ये tan थीटा dy बाई dx। और यहां से ये चीज हमें समझ आती है कि tan थीटा क्या है, ढाल ही तो है P बिंदु का। यहां पर P और Q बिंदु दोनों एकदम नजदीक है, बहुत नजदीक है, तो दोनों को एक ही बिंदु पर माना जा सकता है। Q बिंदु को इस P बिंदु पर ही माना जा सकता है। तो यहां पर स्लोप बराबर tan थीटा बराबर dy बाई dx, ये हो जाएगा यहां से। भाई स्लोप जो है वो tan थीटा होता है, और यहां से tan थीटा हमें मिल गया dy बाई dx होता है। तो इस तरीके से ये चीज हम लिख सकते हैं, और इस चीज को अब मैं काम में लेने वाला हूं मैक्सिमा और मिनिमा समझाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं ग्राफ बना देता हूं एक बार, जिससे हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं।
तो जो बात अपने पास निकल करके आई है वो स्लोप बराबर tan थीटा बराबर dy/dx। इस चीज को काम में लेंगे। इसे समझने के लिए मैं ग्राफ बना देता हूं एक बार। ये ग्राफ है हमारे पास y और x के बीच। ये y और ये x, और y ही क्या होता है यहाँ पर fx। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ यहाँ पर इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु का, और ये जो दो बिंदु हैं, मैं इनका ढाल आपसे जानना चाहता हूँ कि ढाल क्या होगा इनका। अभी अपन ने निकाला था, पीछे प्रश्न किया था, उसमें ये एक पहाड़ जैसी संरचना बन रही है और पहाड़ के इस शीर्ष बिंदु या शिखर बिंदु का ढाल हमारे पास 0 निकल करके आया था। इस गर्त वाले बिंदु का, गर्त का जो ये बिंदु है बिल्कुल नीचे वाला बिंदु, तल बिंदु, इसका भी ढाल अपने पास 0 निकल करके आया था। यदि चलो नहीं भी पता तो आपको ढाल निकालना तो आता ही है। ढाल क्या होता है tan थीटा। यहाँ पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे, वो अक्ष के समानांतर होगी एकदम, तो कोण 0 डिग्री बनेगा। और tan 0 का मान क्या होता है 0, और tan थीटा क्या होता है ढाल, तो यहाँ से ढाल निकल करके आ जाएगा 0। मतलब इन सभी बिंदुओं का जो ढाल है वो 0 होगा। तो यहां से मैं आपको क्या बात बताना चाहता हूं, इसे देखो आप यहां पर स्लोप बराबर क्या है tan थीटा, और tan थीटा ही dy/dx। जब स्लोप अपने पास 0 निकल करके आ गया इन बिंदुओं का, तो यहां से मतलब है dy/dx 0। ये कह सकते हैं हम यहां से कि dy/dx का मान 0 है। मतलब समझो इस चीज का, यदि हमें कोई फलन दिया जाए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए y बराबर x² प्लस 2, ये कोई फलन हमें दिया हुआ है। इस फलन का यदि हम अवकलज कर ले, जैसे dy/dx, और उस अवकलज को 0 के बराबर रख दे, तो हमें x के वे मान मिलेंगे जिन पर हमें या तो शिखर बिंदु मिलेगा या फिर गर्त बिंदु मिलेगा। शिखर बिंदु ये गर्त बिंदु ये। वक्र के कोई भी बिंदु या किसी भी बिंदु पर इन बिंदुओं को छोड़कर dy/dx का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि कोण 0 डिग्री नहीं बनेगा वहां पर। आप कोई भी बिंदु ले लो, इन बिंदुओं को छोड़कर कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जिसके लिए ढाल 0 आ जाए। तो यहां पर जब हम ये करेंगे, एक बार करके देखते हैं, dy/dx 2x होगा। अब यहां से हम जानते हैं dy/dx बराबर यदि 0 रख दें हम, देखते हैं क्या मिलता है। 0 dy/dx अपने पास क्या है 2x, 2x बराबर 0। तो यहां से x बराबर 0 हमारे पास निकल करके आया, और जिसका मतलब है कि x बराबर 0 पर हमें इस फलन के लिए यदि आप ग्राफ बनाओगे, तो x बराबर 0 पर आपको वो बिंदु मिलेगा जिस पर या तो शीर्ष बिंदु होगा या फिर गर्त बिंदु होगा। इस पहाड़ का, जो ये पहाड़ जैसी संरचना बन रही है, इसका शीर्ष बिंदु मौजूद हो सकता है x बराबर 0 पर, या फिर ये जो घाटी जैसी संरचना बन रही है इसका तल बिंदु मौजूद हो सकता है वहां पर। ये बात यहां से हमें समझ आती है dy/dx बराबर 0, क्योंकि इन बिंदुओं पर ही dy/dx का मान 0 होता है। ग्राफ के अन्य किसी भी बिंदु पर dy/dx का मान 0 नहीं होता है। तो इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। यहां से मैंने आपको पूरा समझाया है dy/dx क्या होता है। dy/dx को tan थीटा के बराबर किया। tan थीटा क्या होता है ढाल निकाला, ढाल 0 आया इन बिंदुओं पर।
तो कोई भी फलन हमें दिया हुआ रहेगा उसका हम अवकलज निकालेंगे और अवकलज को 0 के बराबर करके वो बिंदु निकालेंगे, अक्स के वे मान निकालेंगे जिन पर या तो ये पहाड़ का शिखर बिंदु मौजूद होगा या फिर गर्त बिंदु मौजूद होगा घाटी का। तो इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। मैं ग्राफ को एक बार, चलो ग्राफ तो बना ही दिया। अब इस ग्राफ के इन बिंदुओं को किस नाम से जाना जाता है भाई, उच्चिष्ट बिंदु कौन से हैं, निम्निष्ट बिंदु कौन से हैं, उनको एक बार लिखा देता हूं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिंदु होते क्या है। बाकी इस बात को मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार ग्राफ के इन बिंदुओं के बारे में थोड़ी सी बातें हैं जो अपन लिख लेते हैं। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है यहां पर, ये जो शिखर बिंदु और गर्त बिंदु हैं इन्हें क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं? क्रांतिक बिंदु अक्ष के वे मान होते हैं जिन पर हमें या तो शिखर बिंदु मिलता है या फिर गर्त बिंदु मिलता है। तो इसे मैं C1 नाम दे देता हूं। अभी समझेंगे अपन क्रांतिक बिंदु क्या होता है, मैं पूरा उसे समझाने वाला हूं, लेकिन एक बार इस ग्राफ को अपन कंप्लीट कर ले। इसे मैं C2 नाम दे देता हूं और इसे C3 और ये हो जाएगा C4। C1, C2, C3 और C4 कुछ अलग बात नहीं है, यहाँ पर अक्ष ही है। मैंने अक्ष नहीं लिया है यहाँ पर, आप x1, x2, x3, x4 भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि ये क्रांतिक बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर हमें या तो शिखर बिंदु मिलेगा या गर्त बिंदु मिलेगा और इनको क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। क्रांतिक बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से सिंबल के रूप में अपन C ले लेते हैं, जिसका मतलब होता है कि इन्हें देखते ही हमें मालूम चलता है कि ये क्रांतिक बिंदु है, इसलिए C ले लिया जाता है। बाकी आप x1, x2, x3, x4 भी ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहां पर इन बिंदुओं को क्रांतिक बिंदु कहा जाता है और क्रांतिक बिंदु पर फलन के मान को, जैसे C1 के लिए f(C1) हो जाएगा, x1 होता तो f(x1) लिख देते। C2 के लिए फलन का मान हो जाएगा f(C2). इसी तरीके से C3 के लिए ये हो जाएगा f(C3). अभी लिखवाने वाला हूं इन बिंदुओं के बारे में मैं पूरा। ये हो जाएगा f(C4). अब कौन कौन से बिंदु क्या हैं उनका मैं नाम लिख देता हूं एक बार। यहां पर क्रांतिक बिंदु कौन कौन से होंगे? क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है इन इंग्लिश में। तो क्रांतिक बिंदु तो वे सभी मान है अक्ष के जिन पर हमें या तो शीर्ष बिंदु मिल रहा है या फिर गर्त बिंदु मिल रहा है। जैसे C1 पर ये पहाड़ का शीर्ष बिंदु मिल रहा है, C2 पर इस घाटी का एक गर्त बिंदु मिल रहा है, C3 पर फिर से हमें एक शिखर बिंदु मिल रहा है इस पहाड़ का, और C4 पर ये गर्त बिंदु। इनको आप शिखर बिंदु बोल दो, शीर्ष बिंदु बोल दो, इसे आप तल बिंदु बोल दो या निम्नतम बिंदु बोल दो, जो भी बोलना हो आप बोल सकते हो। बाकी पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर जो dy/dx का मान है वो 0 होता है और उसी की मदद से इन बिंदुओं को निकाला जाता है। वो अभी हम समझेंगे एक बार फिर से आगे। तो क्रांतिक बिंदु यहां पर क्या क्या हो जाएंगे? C1, C2, C3 और C4। C1, C2, C3 और C4 ये क्रांतिक बिंदु हो जाएंगे। अब इन क्रांतिक बिंदुओं में से जिन जिन क्रांतिक बिंदुओं पर हमें शिखर बिंदु मिल रहा है उन्हें उच्चिष्ट बिंदु बोल दिया जाता है। और उच्चिष्ट बिंदु ना बोलकर स्थानीय उच्चिष्ट बोलना ज्यादा सही रहता है। क्यों, अभी मैं समझाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले एक बार मैं लिख देता हूं इनको। तो स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु
लोकल मैक्सिमा पॉइंट। साथ के साथ आप लिखते चलो, उसके बाद अपन समझते हैं। तो स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु यहां पर क्या क्या हो जाएगा? C1 और C3 पर हमें शीर्ष बिंदु मिल रहा है, तो स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु C1 और C3 हो जाएंगे। C1 और C3। एक चीज होती है स्थानीय उच्चिष्ट मान, या फिर स्थानीय उच्चतम मान बोल दो, आप कुछ भी बोल दो दोनों में से। लोकल मैक्सिमम वैल्यू या फिर लोकल मैक्सिमा वैल्यू लिख लो आप। लोकल मैक्सिमा वैल्यू दोनों उच्चिष्ट बिंदुओं पर जो फलन का मान है वो स्थानीय उच्चिष्ट मान हो जाएगा। तो FC1 और FC3। और इसी तरीके से जो दो बिंदु बच गए C2 और C4, ये हो जाएंगे स्थानीय निम्नतम बिंदु या निम्निष्ट बिंदु। स्थानीय निम्निष्ट बिंदु लोकल मिनिमा पॉइंट C2 और C4। और स्थानीय निम्निष्ट मान क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा वैल्यू ये हो जाएगा FC2 और FC4। दो बातें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक होता है वैश्विक उच्चिष्ट मान। वैश्विक उच्चिष्ट बिंदु पहले लिख लेते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। क्या होता है भाई, उच्चिष्ट बिंदु हमारे पास एक से ज्यादा हैं, तो उन दोनों उच्चिष्ट बिंदुओं में से हमें यह देखना है कि कौन से उच्चिष्ट बिंदु पर फलन का मान सबसे ज्यादा है। यहां पर यदि हम देखेंगे तो C1 और C3 हमारे पास उच्चिष्ट बिंदु है। इन दोनों उच्चिष्ट बिंदुओं में से कौन से बिंदु के लिए फलन का मान ज्यादा है? फलन का मान क्या होता है? fx। तो यहां पर C1 के लिए FC1 है और C3 के लिए FC3। यहां पर आप देखोगे तो FC3 का मान ज्यादा है, मतलब जो वैश्विक उच्चिष्ट बिंदु होगा वो C3 होगा। तो यहां पर वैश्विक उच्चिष्ट बिंदु C3 हो जाएगा। और जैसा ऊपर लिखा है इसके लिए भी अपन मान भी लिख देंगे। वैश्विक उच्चिष्ट मान ये हो जाएगा FC3। और इसी तरीके से निम्नतम के लिए भी अपन लिख देंगे वैश्विक निम्निष्ट बिंदु। और ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट। वही वाली बात है यहां पर भी। निम्नतम की जब अपन बात करते हैं और वैश्विक निम्नतम की जब बात करते हैं, तो इसमें हमें देखना होता है कि जो निम्नतम बिंदु हमारे पास आए हैं C2 और C4, इन दोनों में से कौन से बिंदु के लिए फलन का मान सबसे कम है। भाई उच्चिष्ट में तो अपन सबसे ज्यादा देखते हैं और निम्निष्ट में सबसे कम कौन सा है वो अपन देखते हैं। तो यहां पर सबसे कम FC4 होगा। C4 बिंदु के लिए जो फलन का मान है भाई इस वाली दिशा में माइनस में आएगा मान, और माइनस में यदि बड़ा मान हमें मिल रहा है तो वो सबसे कम होगा। तो यहां पर आप जो
वैश्विक निम्नलिखित बिंदु होगा वो C4 होगा, क्योंकि C4 के लिए फलन का मान सबसे कम है। वैश्विक निम्नलिखित मान एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू FC4। तो ये बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि उच्चिष्ट बिंदु क्या होता है, स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु, और वैश्विक उच्चिष्ट बिंदु, वैश्विक उच्चिष्ट मान, इसी तरीके से स्थानीय निम्नलिखित बिंदु और वैश्विक उच्चिष्ट बिंदु और उनके मान क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो C1 बिंदु है वो स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है। मैंने आपको समझाया क्रांतिक बिंदु क्या होता है, उसी से अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन एक बार बोल के बताता हूँ और उसके बाद अपन लिखते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा क्रांतिक बिंदु के लिए किसी भी ग्राफ में क्रांतिक बिंदु किस तरीके से निकाले जाते हैं। भाई dy/dx अपन निकालते हैं और dy/dx को 0 के बराबर रखते हैं, तब जो अक्ष के मान निकल करके आते हैं वो क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। तो यहां पर इसकी परिभाषा हो जाएगी क्रांतिक बिंदु अक्ष के वे मान जिनके लिए एफ डेस अक्स लिख दूं क्या भाई, बात एक ही तो है, एफ डेस अक्स लिखे या फिर dy/dx। भाई ये चीज मैंने आपको बता रखी है, dy/dx का मतलब भी एक ही है, इसे आप एफ डेस अक्स लिख दो या वाई डेस लिख दो, तीनों का मतलब एक ही है। चाहो तो आप यहां पर कोष्टक में लिख सकते हो dy/dx। तो अक्स के वे मान जिनके लिए एफ डेस अक्स का मान शून्य होता है, वे क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। भाई ये मैंने आपको समझा तो दिया ही है कि भाई dy/dx अपन निकालते हैं और dy/dx को 0 के बराबर रखते हैं। अभी क्वेश्चन अपन करने वाले इस पर, वहां पर आपको चीजें और बेहतर ढंग से समझ आएगी। लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया है कि कोई भी फलन दिया हुआ रहेगा आपको, उसका आप dy/dx निकालोगे, उसे 0 के बराबर करोगे, तो आपको जो बिंदु मिलेंगे वो क्रांतिक बिंदु मिलेंगे। क्योंकि क्रांतिक बिंदु होता क्या है, इस पहाड़ का ये शिखर बिंदु एक क्रांतिक बिंदु है और गर्त का ये जो नीचे वाला बिंदु है, निम्नतम बिंदु या फिर तल बिंदु इसे आप बोल दो, ये बिंदु क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। और इन बिंदुओं के लिए अपन ने ये चीज देख रखी है, ढाल मैंने आपको पढ़ा रखा है, ढाल इनका 0 है। और ढाल ही क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, dy/dx, ये भी मैंने आपको समझा रखा है। तो dy/dx का मान 0 आ रहा है इन बिंदुओं पर, इन चारों बिंदुओं पर, तो ये क्रांतिक बिंदु होंगे। अब एक और चीज यहां पर ध्यान में रखनी है आपको, इन क्रांतिक बिंदुओं में से ही कोई बिंदु स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है और कोई बिंदु स्थानीय निम्नलिखित बिंदु है। तो क्रांतिक बिंदु हमारे पास आ गए। अब इन क्रांतिक बिंदुओं में से ही कोई बिंदु या तो स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु होगा, कोई बिंदु स्थानीय निम्नलिखित बिंदु होगा। तो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, अक्ष के वे मान जिनके लिए एफ डेस अक्ष का मान शून्य होता है वे क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। इन क्रांतिक बिंदुओं में से कोई बिंदु स्थानीय उच्चिष्ट, कोई बिंदु स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु होता है और कोई बिंदु
स्थानीय निम्निष्ट बिंदु होता है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो ये टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया है। अब बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो इसके बाद अपन सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको समझ आना चाहिए पूरा जो भी मैंने आपको बताया है। आप एक बार इसे देखोगे और जहाँ तक मैंने लिखा है इसे पूरा लिखोगे आप यहाँ तक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसे समझते हैं पहले। तो यहाँ तक लिख लो आप पहले। और जो भी इस मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज में मैं पढ़ा रहा हूँ बेकार नहीं, ये चीज़ें ये काम में आएगी। फिजिक्स के हर एक चैप्टर में काम में आता है अवकलन और समाकलन, तो त्रिकोणमिति भी, तो सभी चैप्टर्स जरूरी है। एक एक टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो जरूरी है, आपको आने ही चाहिए। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ मैंने बता दिया है। स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु क्या होता है, स्थानीय शब्द का मतलब क्या है वो और मैं समझा देता हूं यहाँ पर। भाई उच्चिष्ट बिंदु तो हमें समझ आ रहे हैं कि ये सभी उच्चिष्ट बिंदु है। स्थानीय का मतलब क्या है, स्थानीय का मतलब है यहाँ पर जैसे ये C1 जो है वो एक स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है। स्थानीय शब्द का मतलब है यहाँ पर C1 के आसपास के यदि हम और बिंदु ले, जैसे C1 क्या है, x निर्देशांक है कोई, भाई x का ही तो कोई मान है। यदि हम C1 के आसपास के कोई बिंदु ले तो इन C1 के आसपास वाले बिंदु के लिए फलन का मान इस C1 के लिए फलन के मान से कम ही मिलेगा हमें। तो इसलिए इसे स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु बोल दिया जाता है कि ये इस C1 के आसपास वाले बिंदुओं की तुलना में इस C1 बिंदु के लिए फलन का मान सबसे ज्यादा रहने वाला है। यदि आप यहां पर कोई बिंदु लोगे तो इसके लिए, जैसे मान लो मैं यहां पर कोई बिंदु ले लेता हूं ये, तो इसके लिए आपको फलन का मान क्या मिलेगा, आप इसी तरीके से डैश डैश करके लाइन खींचोगे तो यहां कहीं आएगा और फलन का मान आपको यहां कहीं मिलेगा। आप देख सकते हो यहां पर ये FC1 से कम रहेगा। और भी कोई बिंदु ले लो C1 के आसपास का, बाईं साइड या दाईं साइड, उनकी तुलना में C1 के लिए जो फलन का मान मिलने वाला है वो ज्यादा ही होगा। तो ये स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है, अपने आसपास के स्थान में सबसे ज्यादा जो फलन का मान मिल रहा है वो इसी के लिए मिलेगा। और वैश्विक का मतलब मैंने समझा दिया आपको कि जितने भी स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु आ रहे हैं उनमें से जिस उच्चिष्ट बिंदु के लिए, जिस स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु के लिए फलन का मान सबसे ज्यादा है वो वैश्विक उच्चिष्ट बिंदु होगा। और इसी तरीके से वैश्विक निम्निष्ट बिंदु वो होगा जो भी स्थानीय निम्निष्ट बिंदु आ रहे हैं C2 और C4, इन दोनों में से कौन से बिंदु के लिए फलन का मान सबसे कम होगा वो वैश्विक निम्निष्ट बिंदु होगा। तो इतनी बातें आपको समझ आनी चाहिए। और क्रांतिक बिंदु क्या होता है ये मैंने आपको समझा ही दिया कि अक्ष के वे मान जिनके लिए f डैश अक्ष का मान 0 होता है, और क्यों 0 होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया स्लोप के जरिए। अब कुछ क्वेश्चन में लेता हूं और उनमें आपको क्रांतिक बिंदु निकालने, उससे आपको चीजें और बेहतर ढंग से समझ आएगी। इसको आप लिख लेना पूरा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको यहां नहीं बताई कि क्रांतिक बिंदु चलो हमारे पास आ गए हैं, वो हम निकाल भी लेंगे। यहां पर मैंने एक चीज लास्ट में आपको लिखाई थी कि इन क्रांतिक बिंदुओं में से कोई बिंदु स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु होगा और कोई बिंदु स्थानीय निम्निष्ट बिंदु होगा। तो अब आगे हम यही करने वाले हैं कि जो क्रांतिक बिंदु अपने पास निकल करके आएंगे उनमें से कौन सा बिंदु एक स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है और कौन सा बिंदु एक स्थानीय निम्निष्ट बिंदु है, इसका या फिर इसे निर्धारित हम कैसे करें। तो इसे समझने के लिए, इनका निर्धारण करने के लिए 2 परीक्षण हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वही हमें पढ़ने अब इस टॉपिक में, और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए, क्रांतिक बिंदु कैसे निकाले जाते हैं।
दिए गए फलनों के लिए क्रांतिक बिंदु ज्ञात कीजिए। पहला फलन है आपके पास मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फलन है, दूसरा फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और तीसरा फलन है आपके पास x की पावर 3 प्लस माइनस x की पावर 5 और एक और फलन है आपके पास x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 3। इन फलनों में आपको निकालना है कि क्रांतिक बिंदु क्या होंगे इनके, और किस तरीके से आपको निकालना है। डिवाई बाई डी एक्स करना है और फिर डिवाई बाई डी एक्स को 0 के बराबर कर देना है। एक्स के जो भी मान आएंगे वो क्रांतिक बिंदु कहलाएंगे। तो किस तरीके से इनको करना है करते हैं। पहला y बराबर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। फॉर क्रिटिकल पॉइंट dy बाई डी एक्स है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर क्या करोगे, d बटे डी एक्स, वाई का मान रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो यहां पर आप इसे करोगे तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0 0। तो यहाँ 2x बराबर 0 आ गया और यहाँ पर x का मान आपके पास 0। तो x बराबर जो ये 0 आया है ये एक क्रांतिक बिंदु है, जिसका मतलब है कि x बराबर 0 पर या तो एक शीर्ष बिंदु मिलेगा आपको या फिर गर्त बिंदु मिलेगा आपको। मतलब या तो उच्चतम बिंदु या फिर निम्नतम बिंदु आपको मिलेगा। जैसे इसका ग्राफ मान लो जैसा भी बन रहा होगा, ये y और ये x, हमें नहीं पता शीर्ष बिंदु मिलेगा यहाँ पर या फिर गर्त बिंदु मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि x बराबर 0 पर ये जो बिंदु है वो x बराबर 0 है। भाई इसी बिंदु पर x 0 होता है। तो इस बिंदु पर इस फलन का जैसा भी ग्राफ बनेगा वो हमें नहीं पता कैसा बनेगा, लेकिन इतना तय है कि या तो शीर्ष बिंदु मिलेगा या फिर गर्त बिंदु मिलेगा। ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, शीर्ष बिंदु मिलेगा x बराबर 0 पर या फिर गर्त बिंदु मिलेगा, इतनी बात तय है। अब शीर्ष बिंदु मिलेगा या फिर गर्त बिंदु मिलेगा ये कैसे हम पता कर सकते हैं, इसके लिए 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि x बराबर 0 जो है वो एक क्रांतिक बिंदु है, और क्रांतिक बिंदु होने का मतलब क्या है वो आपको समझ आना चाहिए कि इस बिंदु पर या तो आपको शीर्ष बिंदु मिलेगा या फिर गर्त बिंदु मिलेगा। और दूसरा प्रश्न है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो y बराबर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम जानते हैं dy बाई डी एक्स जो है वो 0 होना चाहिए। क्रांतिक बिंदुओं के लिए ऐसा होना चाहिए, dy बाई डी एक्स 0। और क्यों होना चाहिए वो मैंने आपको समझाया है पहले। तो यहां पर d बटे डी एक्स, वाई का मान रख दो जो भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 4x का 4 और 6 का 0 0। तो 2x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा 2x बराबर -4 और x बराबर -2। तो x बराबर -2 जो है वो एक क्रांतिक बिंदु होगा इस फलन के लिए।
फिर से वही बात, x बराबर -2 जो बिंदु आएगा उस पर या तो आपको शीर्ष बिंदु मिलेगा या फिर गर्त बिंदु मिलेगा। हमें नहीं पता शीर्ष बिंदु मिलेगा या फिर गर्त बिंदु मिलेगा, उसके लिए मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं अभी इसके बाद। तो यहाँ पर फिर से मान लो जैसा भी इसका ग्राफ बन रहा है, हमें नहीं पता कैसा बन रहा है, लेकिन इतनी बातें हैं कि x बराबर ये -1 और ये -2। तो इस -2 बिंदु पर या तो आपको शीर्ष मिल रहा होगा या फिर आपको गर्त बिंदु मिल रहा होगा। इतनी बातें हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाते हैं कि या तो आपको शीर्ष बिंदु मिलेगा या फिर गर्त बिंदु मिलेगा। और इसी तरीके से हम तीसरे और चौथे प्रश्न को भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है x की पावर 3 माइनस x की पावर 5, y बराबर x की पावर 3 माइनस x की पावर 5। ये एक एक बिंदु आ रहे हैं, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। और उन तीन बिंदुओं में से हो सकता है कि कोई बिंदु शीर्ष बिंदु बने किसी बिंदु पर, और किसी बिंदु पर या फिर कहीं किसी क्रांतिक बिंदु पर गर्त बन सकता है, ये हो सकता है। तो यहां पर फिर से आप लिखोगे dy/dx 0 होना चाहिए। यहां पर y रखोगे क्या है, x की पावर 3 माइनस x की पावर 5। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5x की पावर 4 बराबर 0। और यहां से हमें x² को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 5x², 0। तो यहां से क्या होगा, या तो x² बराबर 0 होगा और 3 माइनस 5x² बराबर 0 हो सकता है। तो यहां से तो x का मान आ जाएगा 0, और यहां से ये 5x² बराबर 3, और यहां से x बराबर 3/5 का अंडर रूट। और वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस अपन लगाते ही है, तो दोनों मान, ये तीन मान होंगे यहां पर कुल मिलाकर के। x बराबर 0 भी एक क्रांतिक बिंदु होगा, x बराबर √3/5 भी एक क्रांतिक बिंदु होगा, और x बराबर माइनस का √3/5 ये भी एक क्रांतिक बिंदु होगा। ये तीन क्रांतिक बिंदु होंगे इस वाले फलन के लिए। मतलब इन तीनों बिंदुओं पर या फिर तीनों में से किसी एक पर या दो पर या तीनों पर या तो गर्त बनेगा, गर्त बिंदु, या फिर शीर्ष बिंदु मिलेगा आपको। और अब जो चौथा प्रश्न है उस पर अपन आ जाते हैं। यह है y बराबर x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 3। क्रांतिक बिंदुओं के लिए dy/dx 0। तो यहां से d/dx y का मान रखोगे आप, x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 3 बराबर 0। ये 4x की पावर 3 प्लस 4x बराबर 0। यहां से आप 4x को कॉमन ले लोगे तो ये x² प्लस 1 बनेगा बराबर 0। और यहां से इसे आप ऐसे करो, यहां पर माइनस ले लो, वरना रूट में माइनस आएगा और वहां पर फिर ये जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको जाना पड़ेगा फिर। तो यहां से या तो 4x बराबर 0 और x² माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से x बराबर 0 आ जाएगा एक तो, और यहां से
x बराबर प्लस माइनस रूट वन। भाई ये वन उधर जाएगा और स्क्वायर को ये अंडरूट होगा इधर, तो प्लस और माइनस दोनों अपन लगाते हैं जब भी वर्गमूल लेते हैं। तो यहाँ से तीन बिंदु हमारे पास मिल जाएंगे हमें, x बराबर 0, रूट वन और माइनस रूट वन। ये तीन क्रांतिक बिंदु होंगे इस वाले फलन के लिए। तो अब आपको समझ आया होगा कि क्रांतिक बिंदु किस तरीके से निकाले जाते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि ये जो क्रांतिक बिंदु हमारे पास आए हैं, इनमें से कौन सा क्रांतिक बिंदु एक स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है और कौन सा क्रांतिक बिंदु एक स्थानीय निम्निष्ट बिंदु है। तो इसे किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, दो मेथड हैं इसके। उन दोनों मेथड्स को अपन समझेंगे और उन दोनों में से पहले वाला मेथड थोड़ा लंबा है, हम दूसरे वाले मेथड को ज्यादातर काम में लेंगे, लेकिन सीखना दोनों ही है हमें। तो पहले मैं पहले वाले मेथड को लेता हूं। तो अब आप लिखोगे, भाई क्रांतिक बिंदु अपन ने निकाल लिए हैं dy बाई डी एक्स बराबर 0 करके। अब उन क्रांतिक बिंदुओं में से कौन सा क्रांतिक बिंदु एक स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है और कौन सा क्रांतिक बिंदु एक स्थानीय निम्निष्ट बिंदु है, ये निर्धारित करने के लिए दो परीक्षण अपने पास है। मैं इन लाइनों को एक बार लिख देता हूं। क्रांतिक बिंदु हमने निकाल लिए हैं dy बाई डी एक्स बराबर 0 करके। अब इन क्रांतिक बिंदुओं में से कौन सा बिंदु एक स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है और कौन सा बिंदु एक स्थानीय निम्निष्ट बिंदु है। इसे निर्धारित करने के लिए हमारे पास दो परीक्षण कह लो, इन्हें आप परीक्षण कह लो या फिर विधियां, जो भी आप कह दो। दो परीक्षण है, मतलब दो परीक्षण है जिनकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि जो क्रांतिक बिंदु हमारे पास निकल करके आए हैं उनमें से कौन सा बिंदु एक स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है और कौन सा बिंदु एक स्थानीय निम्निष्ट बिंदु है। और ये परीक्षण क्या है? पहला परीक्षण है प्रथम अवकलज परीक्षण और दूसरा परीक्षण है द्वितीय अवकलज परीक्षण।
और इसलिए मैंने आपको द्वितीय अवकलज निकालना सिखाया था, क्योंकि वो यहाँ पर काम में आएगा। और पहले वाला तरीका को भी समझेंगे अपन, बाकी दूसरा वाला तरीका आसान है, और उसी से हम जब क्रांतिक बिंदु हमारे पास आ जाएंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसी वाले तरीके से हम ये डिसाइड करेंगे, ये निर्धारित करेंगे कि जो क्रांतिक बिंदु निकल करके आए हैं उनमें से कौन सा बिंदु एक स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है और कौन सा बिंदु एक स्थानीय निम्निष्ट बिंदु है। लेकिन ये अपन अगले लेक्चर में करेंगे, दोनों ही तरीके सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन अपन इन पर करेंगे। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से इस लेक्चर को ले आप, बाकी चीज़ें मैंने जो काम में ली हैं वो मैंने पहले पढ़ा रखी है आपको। तो आज का लेक्चर तो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।